कौन हो तुम? बताइए। बीट नंबर 16 नेशनल हाईवे 6 पर रेड कलर की इनोवा में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। तावड़े, सर गाड़ी में 2 बॉडीज है। हो सकता है मर्डर वेपन चाकू या उस तरह जैसी कोई चीज हो। चारों तरफ ध्यान से देखो और उनकी गाड़ी और बॉडीज भी चेक करो। हो सकता है इनका आईडी कार्ड या मोबाइल या कुछ पर्स वगैरह मिल जाए। ओके सर। सर ये तो जिंदा है। इसे गाड़ी से बाहर निकालो, हॉस्पिटल भेजो फटाफट। सर हमारे लोगों ने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन ना तो मर्डर वेपन मिला है और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके, और ना ही दोनों के फोन बरामद हुए हैं। और लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चला है कि किसी ने भी क्राइम होते हुए नहीं देखा और ना ही कोई संदिग्ध गतिविधि। अजीब बात है तावड़े, एक वारदात होती है और क्राइम स्पॉट पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। क्राइम स्पॉट को फिर से अच्छे से छानो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उस ड्राइवर का पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने आरटीओ से गाड़ी के ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन मंगाई है। सर हो सकता है कि मरने वाला ही ड्राइविंग कर रहा हो। तावड़े इस वक्त हमारे लिए उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन और इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उस औरत को होश आया? नहीं सर, उसकी हालत काफी गंभीर है। तावड़े उस औरत के गले पर जो चेन खींचने से पड़ता है वैसा निशान था। दोनों की बॉडीज पे कोई ऑर्नामेंट्स भी नहीं मिले और गाड़ी के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है। एक काम करो, उस एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लो। ओके सर। उस्ताद बता, इस कत्ल में और चोरी में किसका हाथ है? नहीं साहब, हमारा हाथ नहीं है इसमें। साहब चोरी के बाद आने गए साहब, यहाँ पे मर्डर होते तो पहला हम लोग को खबर मिलता है साहब। इसमें हम लोग का हाथ नहीं साहब, भरोसा रखो। तोड़ो इनको जब तक सच नहीं बोलते। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घाव काफ़ी गहरा है और रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे होश कब तक आएगा? 2 दिन तो लगेंगे होश में आने में। कोई भी इससे मिलने आए या इसके बारे में पूछताछ करे तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर सर। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन डिटेल्स भेज देना। सर आरटीओ से खबर मिल गई है, उस गाड़ी के ओनर का पता चल गया है। उसका नाम जयप्रकाश शर्मा है और वो जय हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी चलाता है। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन तो मेरी कंपनी की गाड़ी की है। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? गाड़ी तो पार्किंग में ही होगी, और अगर कोई ड्राइवर ले गया होगा तो यहाँ पर एंट्री ज़रूर होगी। 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ सर, गाड़ी तो पार्किंग में ही है। दिखाओ। कहाँ गई सर? गाड़ी तो यहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी गाड़ी इस वक्त हमारे पुलिस स्टेशन में है। कौन से ड्राइवर को लेके भेजा था वो गाड़ी? रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी तो मुझे लगा यहीं पर होगी गाड़ी। हमारे मुताबिक तो गाड़ी कहीं गई नहीं। मुझे 1 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे ड्राइवर्स पुलिस स्टेशन में चाहिए, और तुम भी। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 11 ड्राइवर्स हैं, यहाँ तो 9 हैं, बाकी के 2 का है? जतिन और रफीक दोनों यहाँ पर नहीं है सर। जतिन बहुत ही बदतमीज आदमी है, 1 हफ्ते पहले मुझसे लड़ बैठा। और ये दूसरा रफीक? वो 2 दिनों से ये छुट्टी पर है सर। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे पैसे का इंतजाम करना था, इसलिए गांव चला गया है। इनमें से किसी के पास गाड़ी की चाबी रहती है? नहीं सर, चाबी तो ऑफिस में ही रहती है। बुकिंग होने पर ड्राइवर अपने आप गाड़ी ले जाते हैं। जतिन और रफीक के मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट कराओ, और जब तक हम लगाएं शहर से बाहर मत जाना। फिलहाल जा सकते हो। तावड़े, इन दोनों ड्राइवर के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। और उन हिस्ट्री शीटर से कुछ पता चला? नहीं सर, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, लेकिन उनका यही कहना है कि ना तो ये काम उन्होंने किया है और ना वो जानते हैं कि ये काम किसने किया है। तावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ चोरी और कत्ल का मामला ना हो? शायद कुछ और भी हो सकता है।
अरे साला दरवाजा तोड़ेगा क्या? इतनी रात में कोई किसी घर पे आता है क्या? अरे यार रुको रुको। जतिन तू है ना? मैं हूँ साहब। क्या हो? जैन ट्रैवलिंग कंपनी में तू ही ड्राइवर का काम करता है ना? हाँ साहब, पर जयप्रकाश साहब ने जो कंप्लेंट किया ना साहब, एकदम गलत किया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कोई घपला नहीं किया। अपन बच्चे की कसम खा के बोलता है साहब। कल दोपहर से अब तक कहाँ था तू? पूरा दिन घर पे ही थे साहब। शाम को मैं बाहर गया था, पड़ोस में मेरा दोस्त लोग रहता था साहब, उसके साथ पत्ते खेल रहा था मैं। कितने बजे तक पत्ते खेल रहा था? रात के 2-3 बजे तक साहब। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पे आया। इन दोनों को जानता है? कौन है साहब ये लोग? ठीक तरह से देखकर बता। नहीं जानता साहब इन लोगों को कौन है ये। बगैर हमारे परमिशन के शहर से बाहर मत जाना, समझे? और साहब चला। अरे चुप करा, इससे बच्चा भी नहीं संभलता तेरे से क्या? जतिन अपने ही साथ था साहब। इनका रोज का ही ऐसा, देर रात तक पत्ते खेलते हैं। साहब आप? रफी कहाँ है? साहब वो तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है? घर की तलाशी लो। साहब लेकिन साहब वो गांव में है, लेकिन हुआ क्या? वो ठीक है ना? कब गया गाँव? साहब 2 दिन पहले, कल तक आने की बात हुई है। गाँव का नाम क्या है? नीम गांव, पुणे के पास में है। किस काम से गया है गाँव? वो पैसों के इंतजाम करने। पैसों का इंतजाम? हाँ साहब, हमारे बेटे के इलाज के लिए। अल्लाह के वास्ते साहब बताइए बात क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पहले तुम ये बताओ कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? साहब वो उनका फ़ोन ठीक नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जिसके पास गया उसका नंबर दो। साहब गांव में तो हमारा कोई भी नहीं है। हाँ बस एक छोटी सी ज़मीन है, उसे ही बेचने के वास्ते गए हैं। तस्वीर है उसकी? तुम कहीं जाना बता, और रफीक से कुछ भी कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें बताना, और उससे ये मत बताना कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना रफीक को ही तकलीफ होगी। जी साहब। चला। सर, मैंने निमगा पुलिस स्टेशन से कंफर्म किया है कि रफीक पिछले 2 दिन से अपने गांव में ही है। एक काम करो, उसकी बीवी से कहो कि उसे किसी तरह वापस बुलाए और फोन अपने किसी आदमी के सामने ही करवाना। यस सर। और दीपक के घर से मौका वारदात तक के सारे टोल नाकों का सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए घर। अली की तबीयत फिर से बहुत ख़राब हो गई है। हाँ जल्दी। दवा दिया है मैंने, लेकिन आप आ जाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी तो यही है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, पहचान सकते हो क्या? नहीं साहब। चलो पॉज करो। तावड़े ये देखो, ड्राइवर के पीछे के हाथ किसका है? सर इस हाथ में चूड़ियां, मतलब ये लड़की है। इसका मतलब है कि अब ये ड्राइवर और ये पीछे सीट पे बैठी हुई लड़की, इन दोनों मिसिंग है। सर, रफ़ीक आपसे मिलने आया है। मेरा नाम रफ़ीक है साहब, मुझे आपसे मिलने को कहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे। क्या हुआ साहब? तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं गए थे? मैं गांव गया था साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं साहब। इन दोनों को जानते हो? नहीं साहब। हेलो। ओके सर, एक अर्जेंट न्यूज़ है। तुम अभी जा सकते हो, बिना हमारी इजाजत के शहर से बाहर मत जाना। जी। सर उस औरत को होश आ गया है और वो अपने पति और बहन के बारे में पूछ रही है। पति और बहन? इसका मतलब जो सीसीटीवी फुटेज में दूसरी लड़की दिखी थी उसकी बहन है। कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरी जोक तो बुरे थे क्या? अल्पा, आप ना सर दर्द की गोली ले लो और मेरी जोक को बर्दाश्त करो। तावड़े, मर्डर वेपन का कोई सुराग मिला? नहीं सर। एक काम करो, पूरे इलाके में एक गुमशुदा लड़की के लिए अलर्ट जारी कर दो। ओके। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर जरा 1 मिनट बात करना चाहते हैं। जरूर। मेरे पति दीपक, मेरी छोटी बहन अल्पा, वो लोग कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। वो लोग कहाँ हैं?
देखिए आप पहले शांत हो जाइए। वो लोग ठीक तो है ना? आप कुछ बताते क्यों नहीं है? कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है, वो कर लेते हैं। आपके साथ गाड़ी में आपके पति और बहन थे? जी सर, मेरे पति दीपक और मेरी बहन अल्पा। लेकिन वो लोग ठीक तो है ना? देखिए आप हौसला रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक, दीपक, सर मेरी बहन कहाँ है? वो तो ठीक है ना? वो लोग, उन्होंने उसे तो कुछ नहीं किया ना? सर उसे बचा लीजिए, वो लोग उसे अपने पास लेकर गए होंगे सर। सर प्लीज मेरी बहन को कहीं से ला दीजिए सर। किन लोगों ने? देखिए आपकी बहन को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि गाड़ी में हुआ क्या था? सर बहुत दिनों बाद मेरे पति ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे गांव जा रहे थे काबिल, और फिर अचानक कार खराब हो गई और हाईवे पर रुकना पड़ा। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ जरा। गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। जी जी बिल्कुल आपके दिमाग की तरह गर्म हो गई गाड़ी। चुप कर। दीपक, तुम्हारा सर दबा दूं क्या? हाँ दबा दो थोड़ा। जीजू, मैं भी आपका सर दबाऊं क्या? सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, उसे कुछ भी करके बचा लीजिए प्लीज। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। आपने उन दो लोगों में से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, उन लोग के चेहरे ढके हुए थे और सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कुछ नहीं पता। मेरी बहन को बचा लीजिए सर। आपके पास आपकी बहन की कोई फोटो है? घर पे होगी। जो ड्राइवर आपको ले जा रहा था उसे आप पहचानती हैं? नहीं सर, गाड़ी मेरे पति ने हायर की थी और वो उनकी पहचान का ही था। उसका नाम रफीक था। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। तू भाग क्यों गया था और झूठ क्यों बोला? बोल। मैं बहुत डर गया था साहब। पटापट बोलायचा और जो भी बोलेगा सच बोलने का। मैं घर में था साहब, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं गांव जाने की तैयारी कर रहा था साहब। नमस्ते दीपक साहब। रफीक यार गाड़ी चाहिए। साहब मैं गांव जा रहा हूँ। रफीक यार काबिल गावी जाना है, रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन साहब। रफीक यार प्लीज मना मत कर, बहुत जरूरी काम है। ठीक है मैं आता हूँ। अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं की साहब। मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने सोचा कि गांव एक दिन देर से चला जाऊंगा। वैसे भी दीपक साहब बहुत दिलदार इंसान थे, वो अलग से काफी पैसे देते थे मुझे। फिर तूने वहां से गाड़ी उठाई, वहां तेरी एंट्री क्यों नहीं? अब मैं ऑफिस गया था तब ऑफिस खुला नहीं था साहब। मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जो मैंने बनवा ली थी। मैंने सोचा कि मालिक को पता लगा तो ठीक, वरना सारा पैसा मुझे मिल जाएगा और कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह तूने दीपक, आबा और उसकी बहन को गाड़ी में बिठाया, रास्ते में दीपक का खून किया, आबा की जान लेने की कोशिश की, उनको लूटा और उसकी बहन को गायब कर दिया। कहाँ रखा है उसकी बहन को? क्या किया उसके साथ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम हाईवे पे थे, एक दूसरे के साथ सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे साहब, सिर्फ दीपक साहब थोड़े चुप थे साहब। अल्पा प्लीज। जीजू आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मेरे जोक्स मत पकाऊ थे क्या? अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैं जरा जाके आता हूँ। साहब मैं हल्का होने के लिए झाड़ी की तरफ बढ़ा, उतने में मुझे एक आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा वो होगा कोई, फिर एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी साहब मुझे। मैं फौरन वहां से भागकर गाड़ी के पास गया और मैंने देखा तो
ये सब देखकर मैं बहुत डर गया साहब, अपने सीधा भागते हुए घर चला गया साहब। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने बिना पूछे गाड़ी ली थी साहब। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए मुझे। मैं गाँव नहीं गया तो मेरे बच्चे का इलाज रुक जाएगा साहब। अंदर डालो इसको। साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बच्चे का नाम अली है, बहुत ही गरीब परिवार से। उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर आपकी एनजीओ उसके इलाज का खर्चा उठाएगी तो बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। उसकी सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर अब चिंता मत कीजिए, इस बच्चे का इलाज का खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। थैंक यू सर। दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके गले पर एक ही वार किया गया है, वो भी किसी तेज धार वाले चाकू से, और अबा के पेट में भी इसी तरह से वार किया गया है, लेकिन अब तक मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ है। तावड़े रफीक ने कहा कि उसने गाड़ी हल्का होने के लिए रोकी थी। मैं जरा जाके आता हूँ। जबकि आभा ने ये कहा कि गाड़ी खराब होने की वजह से रुकी। अचानक कार खराब हो गई और गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर रफीक के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछताछ की। सभी का कहना यही है कि रफीक एकदम शरीफ आदमी है और अपने परिवार से काफी प्यार भी करता है। इसका मतलब वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी। हो सकता है उसका इरादा किसी को मारने का न रहा हो, लेकिन प्लान गलत गया और दीपक की जान चली गई। सर आबा ने कहा कि उनके ऊपर 2 लोगों ने हमला किया और जिन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधा था। सर हो सकता है कि रफीक ने हल्का होने का बहाना बनाया हो और उनमें से एक रफीक खुद हो और एक उसका दोस्त। लेकिन आभा की बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आभा क्यों झूठ बोली। इस आभा की पूरी कुंडली निकालो और उस रफीक के बैंक डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। बहुत अच्छे लोग थे तीनों, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपस में भी उन तीनों का बहुत प्यार था। जीजा साली कम और भाई बहन ज़्यादा लग रहे थे। जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तैयार हो रही थी मैं। तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ। चलो, रोज लेट कराती है तू मुझे। सर सिर्फ 2 साल पहले यहाँ रहते थे, गणपति की पूजा में सबसे आगे रहते थे, मानो कई सालों से रह रहे। आबा तो पूजा पाठ वाली लड़की थी। दोनों बहनें जान देती थी एक दूसरे पे, बहुत प्यार था उन दोनों बहनों में। देख हम फिर से पूछ रहे हैं, सच सच बता, दीपक, आभा और उसकी छोटी बहन, इन तीनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी हुआ था? नहीं साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ कब से कि वो अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कभी कभी वो हंसी मजाक भी कर रहे थे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। सर आभा, अल्पा और दीपक के बारे में हमने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतनी परफेक्ट फैमिली है तो फैमिली में से तो कोई मर्डर नहीं कर सकता। किसी हाईवे रॉबर ने भी ये कांड नहीं कबूला। तावड़े ऐसा भी हो सकता है कि इस फैमिली का एक ऐसा चेहरा हो जिससे उनके पड़ोसी और हम अब तक अनजान हैं। अल्पा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अगर आभा के स्टेटमेंट पे हम विश्वास कर लें तो जिन्होंने दीपक का खून किया और आभा को मारने की कोशिश की, उन्होंने अल्पा का भी पीछा किया होगा। हो सकता है कि उन्होंने अल्पा को पकड़ लिया हो और जान से मार दिया हो। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो 21 साल की लड़की की अनआइडेंटिफाइड लाश किसी को मिली है क्या? ओके सर। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आप सब गांव जा रहे थे, काबिल गांव। कौन रहता वहाँ आपका? जी कोई भी नहीं। जब मैं और अल्पा छोटे थे तभी हमारे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे पति दीपक और मेरी छोटी बहन अल्पा, बस यही दोनों थे। लेकिन अब वो दोनों भी। लीजिए। बहुत दिनों के बाद दीपक ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था सर। वो हमारा गांव देखना चाहता था, वो गलियां देखना चाहते थे जहां हम खेलते थे, जहां हम पैदा हुए थे, हमारा स्कूल, हमारा। आपकी और दीपक की शादी कब हुई? 3 साल पहले। मेरी जिंदगी में दीपक के आने से पहले शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं अपनी बहन अल्पा के साथ बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन दीपक इतने अच्छे इंसान थे कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। दीपक जितना प्यार मुझसे करते थे उतना ही ख्याल मेरी बहन अल्पा का रखते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। तावड़े, ये फैमिली सिर्फ अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने गांव जा रही थी। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगती है। आभा की बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे लगता है उसके गांव जाके पूछताछ करनी चाहिए। हमें आज ही काबिल गांव जाने के लिए निकलना होगा।
इस आदमी की तो कोई पहचान नहीं है, पर इन दोनों लड़कियों की पहचान है। क्या है, 2 लड़कियां इसी काबिल गांव की रहने वाली है? ये सिर्फ हमारे गांव की रहने वाली नहीं है साहब, बल्कि इनकी तलाश तो हमको भी है। क्या? किस जुर्म में? मर्डर के जुर्म में, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। मुझे इन दोनों का मुंह भी नहीं देखना है साहब। ये लोग 4 साल पहले ही मर चुके हैं हमारे लिए। अरे बाबा, फेंक दो इन मनुष्य की तस्वीर। क्या देख रहे हो आप इसको? हाँ, फेंक दो उन्हें। उछल 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 ना। जितना पूछा गया उतने जवाब दे, समझा ना? ऐसा क्या हुआ था कि आप अपनी बेटियों से इतनी नफरत करते हैं? साहब, अल्पा की कुछ भी गलती नहीं, वो आबा ने उसे फुसलाया होगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ ना। कहते हुए भी शर्म आती है साहब। पूरे गांव में न जाने कितने लोगों से इसने संबंध बना के रखे थे। साहब, जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा था, मैंने विश्वास नहीं किया था। वज्रेश्वर, क्या बोलते तू? अरे वो मेरी बेटी है। अरे दादा, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा गांव बातें कर रहा है। तुम्हारी ये आभा न जाने किस किस के साथ में क्या क्या करती रहती है। क्या? अरे वो अपना सुहास है ना, सचिदानंद का लड़का, उसके साथ में उसकी कोठरी में जाते समय देखा मैंने। क्या क्या बोल रहे हैं? मैं तो बता भी नहीं सकता कि वहां मैंने क्या देखा। पर चुप कर। हाँ, काय बघितलंस तू? हाँ, सांग मला काय बघितलंस? आबा तू चुप कर। काय चुप कर बाबा? ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, आप सुनते जा रहे। अरे निकल मेरे घर से बाहर, निकल यहाँ से, निकल। साहब, वज्रेश्वर को आभा ने धक्के मारकर निकाल दिया, पर मैंने जब असलियत देखी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ साहब कि इस पूरी दुनिया में किसी बाप को वो न देखना पड़े जो मैंने देखा। वो आभा और चक्रधर, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पूरे गांव में बर्बाद कर दिया हमारा नाम। साहब, मैंने सोचा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, पर मेरे थप्पड़ का भी कोई असर ही नहीं हुआ उसके ऊपर। साहब, उसके इन हरकतों की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो रही थी हमारी। फिर एक दिन सरपंच जी का बुलावा आया। देखो भाइयों, नंदकिशोर के बेटे आबा का कहना है कि दीप नारायण के बेटे उल्लास ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा गांव जानता है उल्लास की उम्र ही क्या है। इस लड़की से कम 4 साल छोटा है, लेकिन जो भी इस बात से सहमत है कि लड़की सच बोल रही है, अपनी अपनी मंजूरी दे दे। उल्लास तो एक बच्चा है, इस लड़की का ही चरित्र खराब है। उस दिन गोवर्धन के बेटे के साथ देखी गई थी। मैंने तो नंदकिशोर भाई को समझाया भी था, पर ये उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए। इस लड़की का कहना है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। ये कहने के बराबर है जैसे किसी ने कीचड़ को गंदा कर दिया हो। अरे इसने तो अपनी बहन को भी सिखा रखा है। उस दिन इसकी बहन मेरे घर पुलिस लेके आ गई और कहने लगी मेरे बेटे दिलीप ने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। लेकिन इसके साथ करे क्या? सरपंच जी, इसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्का पानी बंद कर दो इस परिवार का। सरपंच जी, ऐसा मत करिए। हम कहाँ जाएंगे हम? अरे ये तो अपनी बेटी को शिक्षा देने से पहले सोचना था नंदू। सरपंच जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे गांव में छोड़ाऊंगा। ठीक है नंदू, हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। इस 1 हफ्ते में अपनी बेटी का इंतजाम तुम किसी दूसरे गांव में करो, नहीं तो पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा, ना कोई किसी प्रकार का लेन देन करेगा। सर, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया था, कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। हम लोगों ने जैसे तैसे दूर के गांव में आभा की शादी तय की, पर उस रात जब मैं उसे ये बात बताने के लिए गया तो आभा सर, हमें उसके जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। हमने तो सोचा कि बला टली, पर सर वो अपने साथ अल्पा को भी ले गई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे भी वो अपने जैसा ही ना बना दे। जाते जाते उन 4 लोगों का कत्ल करके चले गए, जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। हमारे लिए दोनों मर चुकी हैं। आबा ने भी यही बयान दिया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। सही बोला सर, पर अब कौन सा कांड कर दिया उसने कि आप लोग, मतलब पुलिस उसे ढूंढ रही है? आबा के पति का मर्डर हो गया। पति? अरे साहब, उसको भी फंसाया होगा, जरूरत पूरी हुए बाद उसको भी मारा होगा। मैं बोलता हूँ ना, आबा पे भी हमला हुआ है। वो दोनों कैसी है? जरा शांत बस, मी बोलतो ना त्यांच्याशी। देखो साहब, वो मरे या जिंदा रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आबा की जान बच गई है,
और अल्पा लापता है। कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्हें बताइए। साहब पूरे गांव में इतनी बदनामी करके गई हैं ये दोनों, किस मुंह से आएंगी घर पर? अगर आप भी गए ना तो मैं उनको जान से मारूंगा। हे, क्या बोला रे? ये दोनों बहनें हैं, अपने घर को माँ बाप को छोड़कर भाग गई थी कोई 4 साल पहले। ये चारों वही थे जिनके खिलाफ अल्पा ने रिपोर्ट लिखवाई थी। आपको क्या लगता है आभा अकेली इन चारों का मर्डर कर सकती है? ज़रूर सर, क्योंकि चारों शराब के नशे में थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चारों ने इतनी शराब पी रखी थी जिसके बाद में किसी का होश में रहना मुमकिन नहीं था। एक बात है जो समझ में नहीं आ रही, वो ये कि शहर में सब लोग आभा और अल्पा की तारीफ करते थकते नहीं, और यहाँ पर सारा गाँव उनकी सिर्फ बुराई कर रहा है। इसका मतलब या तो वो शातिर है या फिर शिकार। आपकी मुजरिम हॉस्पिटल में है लेकिन हमारी निगरानी में है। आप अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, फिर इन 4 हत्याओं के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर हमें इनको कस्टडी में लेना होगा। सुनो सिस्टर, ये पेशेंट का है। सर वो बाथरूम गई है। बाथरूम का है? या नॉक कीजिए। लगता है तोड़ना पड़ेगा। सर हमने आभा की फोटो हर पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम हर जगह सर्कुलेट कर दी है। अब उसका छुपना मुश्किल है। मगर तावड़े सवाल ये उठता है कि अगर काबिल गांव में उसने 4 लोगों को मारा था तो फिर वो काबिल गांव क्यों जा रही थी? उसे तो पता ही होगा कि वहां की पुलिस उसकी तलाश में है। सर हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो और काबिल गांव जा ही नहीं रही हो। मगर ड्राइवर रफीक ने भी तो हमसे यही कहा कि वो लोग काबिल गांव जा रहे थे। मैंने बताया ना साहब आपको कि दीपक साहब मेरे पुराने कस्टमर थे, उन्होंने मुझे काबिल गांव जाने के लिए ही बुक किया था। सवाल ये उठता है कि आभा की बातों में कितनी सच्चाई है। सर टैक्सी दीपक ने बुक की थी। दीपक के परिवार के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसकी एक बड़ी बहन है माधुरी, जिसका पता मिल गया है। उससे बात करो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये दीपक था कौन, और आभा और अल्पा की तलाश बढ़ा दो। जब तक ये 2 महीने हमारी पकड़ में नहीं आती तब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं सकती। मतलब क्या क्या? प्रतीक, दीदी आप ठीक हो ना? हाँ? रोहन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। रोहन अल्पा कहाँ है? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अल्पा कहाँ पे? मतलब अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? अल्पा जा, भाग, टाइम नहीं है। रोहन के पास भाग जा। रोहन तुम सच कह रहे हो? अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? दीदी मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। चलो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत ब्लड जा रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। अल्पा कहाँ चली गई? सर हम लोग एक इज्जतदार खानदान से, मेरे पिता टीचर है, मेरी माँ भी। एक दिन दीपक ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब उस लड़की की सच्चाई का पता चल गया तो हम सब चौंक गए। कैसी सच्चाई? सर आभा डांस बार में नाचने वाली लड़की थी और बाबा ने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते के लिए। मगर इसमें क्या बुराई है बाबा? बुराई क्या है? अरे बाजार में नाचने वाली लड़की को घर लेके आया है तू और पूछ रहा है बुराई क्या है? बाबा डांस बार में नाचना इसकी मजबूरी थी। ये भी बहुत अच्छे खानदान की लड़की है। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई करने के लिए इसको डांस बार में नाचना पड़ा। देखो अगर सोशल वर्क ही करना है ना तो डोनेशन देते हैं ना, लेकिन मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। बाबा ये इसी घर की बहू बनेगी। तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद रहेंगे। चल निकल जा। पापा निकल जा। चलो आभा। भाई
दीपक बेटा रुक। नहीं माँ नहीं नहीं भाई नहीं मारो। नहीं भाई। सो उस दिन दीपक घर से बाहर गया, वो वापस आया ही नहीं। मैं 2-3 बार उसे मिली थी, उसे समझाने, पर पता नहीं उस नाचने वाली ने दीपक के ऊपर क्या जादू टोना किया कि वो अपने माँ बाप और मुझे भूल चुका था। मुझे पूरा यकीन है उसी ने मेरे भाई को मार दिया होगा। उसे कोई और मिल गया होगा तो मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया। ठीक है, फिलहाल आप जाइए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो दोबारा बुलाएंगे। तावड़े, अगर इसकी माने तो आबा की जिंदगी में कोई नया आ चुका था और अपने इस नए आशिक के साथ मिलकर उसने दीपक को रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। आबा का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। उसके गांव में भी उसके ऊपर 4 कत्ल करने का इल्जाम है, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। और वो लोग भी आबा के प्यार में ही पड़े थे। लेकिन इस बार तो आबा को भी चाकू लगा है। हो सकता है उसने खुद ही को चाकू मार लिया हो ताकि उस पर कोई शक न करे। तावड़े, जब तक ये आबा और अल्पा हमें मिल नहीं जाते ना, तब तक हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। इस आबा के कॉल रिकॉर्ड से चेक करो वो किस किस के टच में थी, और जहाँ काम करती थी उस बार में भी जाओ, वहाँ भी पता करो। ओके सर। आराम से आराम से बैठो, आराम से आराम से आराम से। दीदी आप आराम करो, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। नहीं रोहन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे हाँ दीदी, मुझे हाँ, आप आराम करिए। रोहन, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अल्पा ने आज तक मेरी बात टाली नहीं है। फिर मैंने उससे कहा था कि सीधा भागकर तुम्हारे पास है, तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? किसी मुसीबत में फंसी है। दीदी प्लीज हाँ आराम से प्लीज। दीदी लेकिन हुआ क्या था? सर दीपक और आबा के बीच कोई परेशानी नहीं थी। आबा का किसी और से कुछ सवाल ही नहीं उठता सर। वो एक बार यहाँ से चली क्या गई साहब, पीछे पलटकर देखा तक नहीं उसने। बड़ी किस्मत वाली थी जो दीपक जैसा पति उसे मिल गया। आराम से। हाँ दीदी, कौन लोग थे वो? मुझे नहीं पता कौन थे, कहाँ से आए थे। रोहन, क्या तुम अल्पा के किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जहाँ वो जा सकती है? नहीं दीदी, प्लीज आप आराम कीजिए प्लीज। हाँ सर, हमने आबा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिससे पता चला है कि वो 3 नंबर पर रेगुलर कॉल किया करती थी। दीपक, अल्पा, और तीसरा नंबर किसी रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हम दीपक के बारे में काफी कुछ जानते हैं, आभा के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अल्पा, हो सकता है ये मामला घर का ही हो। शायद दीपक और अल्पा के बीच में कुछ रहा हो, उसी ने ये सब कुछ किया और इसीलिए भाग गई। शायद आभा अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। इस अल्पा के बारे में पता करो, उसके जन्म से लेकर के लापता होने तक की सारी कहानी पता करो, और ये रोहन कौन है ये भी पता करो, और ये भी पता करो कि उसका आभा के साथ क्या संबंध है। ओके सर। सर, अल्पा के बारे में सारी जानकारी इस फाइल में। बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी, और सर उसके भी कॉल रिकॉर्ड में ये रोहन का नंबर मिला है। ये वही रोहन है क्या जिसका आभा के कॉल रिकॉर्ड्स में भी जिक्र हुआ था? हाँ सर, और इस रोहन और अल्पा के बारे में पूरा कॉलेज जानता है। अल्पा के मोबाइल से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा खास करके इस रोहन के मोबाइल पर काफ़ी बार फ़ोन किया गया है। इस रोहन का एड्रेस मिल गया है सर। लगता है रोहन का इस फैमिली में काफ़ी आना जाना था, ये हमें कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बुलाओ इसको। ओके सर। सर बोलो। सर मेरा नाम रोहन है। दीपक भैया के केस के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सर रोहन। मेरे साथ चलो। हाँ चलो। क्या बताना चाहते हो? सर मैं और अल्पा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने दीपक भैया के बारे में सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैंने ये भी सुना है कि दीपक भैया का मर्डर आबादी ने किया है। सर मुझे नहीं लगता कि आबादी ऐसा कर सकती है। मुझे पूरा भरोसा है सर। सर मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी वो मेरे घर पर है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है सर। आबा दीदी, आबा दी, आबा दीदी, आबा दीदी, आबा दीदी। सर यही थी वो।
तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करना चाहिए था जब आभा यहाँ आई थी। कब आई थी यहाँ? सर बस 2 दिन पहले मेरे रेस्टोरेंट में आई थी, जहाँ पे मैं काम करता हूँ सर। सर उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने उनको घर पे लाया। उनको बोला भी कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही थी सर। फिर उनको मैं बिना बताए मैं आपके पास आया। ऐसा कोई है जहाँ वो जा सकती है? उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं सर, उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ अल्पा और दीपक भैया मालूम है बस। अब अगर आभा यहाँ आए या उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताना। तावड़े, इमीडिएटली एक सर्च टीम आभा की तलाश में लगा दो। मुझे नहीं लगता इस हालत में वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। ओके सर। रेस्टोरेंट का ओनर कौन है? हाँ सर, मैं हूँ। क्या बात है? हाँ साहब, मैं इसे जानता हूँ। ये रोहन की गर्लफ्रेंड की बहन है। ये तो 2 दिन पहले आई थी। तभी तो मैं सोचूं कि रोहन छुट्टी लेकर जल्दी क्यों चला गया। हाँ, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। पर बात क्या है सर? आपको सारी बातें जल्दी पता चल जाएंगी। थैंक यू। तावड़े, ये तो कंफर्म हो गया कि आभा रोहन से मिलने आई थी, यानी अल्पा ने रोहन के साथ मिलकर कुछ किया हो। ये पॉसिबिलिटीज कम है। ओके सर, जिस जगह हमें दीपक और आभा कार में जख्मी हालत में मिले थे, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर खून लगा हुआ चाकू मिला है। हो सकता है ये इसी केस का मर्डर वेपन हो। यही है साहब, जैसे मैंने चाकू पे खून का दाग देखा वैसे 100 पर फोन कर दिया। आपने चाकू को छुआ तो नहीं? नहीं साहब, हाथ नहीं लगाया। पाटिल सर, एविडेंस बॅग मध्ये घ्या आणि फॉरेन्सिकला पाठवा। ओके सर। सर, काविल गांव से एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। आभा के बारे में कुछ बोलना चाहता है। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इमरोज़ है। मैं काविल गांव का रहने वाला हूँ। दरअसल जब आप लोग गांव आए थे तो मैं गांव में नहीं था। फिर आभा के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। क्या बताना चाहते हो आभा के बारे में? सर, मैं आभा से प्यार करता हूँ और हमेशा से उससे प्यार करता रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने आभा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस मेरी आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि मेरी आभा को ढूंढ निकालिए, क्योंकि वो कितनी भी हिम्मत वाली क्यों ना हो, इस वक्त शायद अकेली होगी। पुलिस की तहकीकात में उन्हें आभा कभी विक्टिम तो कभी मुजरिम लग रही थी। आभा के परिवार वाले और काविल गांव के लोगों को छोड़कर थाने में आभा के घर के आसपास रहने वाले सभी लोगों ने आभा की बहुत तारीफ की थी। लेकिन हालात आभा को संदिग्ध बना रहे थे। उसका पुलिस से झूठ बोलना, हॉस्पिटल से भाग जाना, सब उसके खिलाफ जा रहा था। और तब इमरोज सामने आया, काविल गांव का एकमात्र ऐसा शख्स जिसने ये कहा कि आभा की सच्चाई वो नहीं है जो गांव वालों और उसके परिवार ने बताई है। तो फिर सच क्या था? आभा और अल्पा को अपने गांव से क्यों भागना पड़ा? और आभा के बारे में वो क्या बातें थीं जो सिर्फ इमरोज जानता था और कोई और नहीं? या फिर जानते सब थे पर बोलना नहीं चाहते थे? इन सारे सवालों के जवाब और इस कहानी का आदि और अंत हम आपको दिखाएंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।